गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड। हम सीए इंटर में टैक्सेशन का पेपर पढ़ रहे हैं। हमने कल पेपर फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था, बेसिक कॉन्सेप्ट। उसी का सेकंड पार्ट हम आगे बढ़ाते हैं। हमने पेज नंबर 1.6 पे पढ़ लिया था। आईसीएआई के स्टडी मटेरियल से आप पढ़ रहे हैं, 1.6 तक हो गया था। उसमें नेक्स्ट पॉइंट है आपका इनकम टैक्स एक्ट। कल आपने समझा था कि अगर आपको इनकम टैक्स को ढंग से समझना है तो आपको इन 5 कंपोनेंट्स को समझना होगा। इसमें पहला कंपोनेंट है आपका इनकम टैक्स एक्ट 1961। ठीक है, आप पढ़ चुके हैं कि कोई भी गवर्नमेंट जब आपसे टैक्स लेती है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, बिना लॉ बनाए वो आपसे टैक्स नहीं ले सकती है। इसे एक्ट बनाया जाता है। तो इनकम टैक्स एक्ट बना था 1961 में। द लेवी का मतलब बताया था चार्ज करना ऑफ इनकम टैक्स इन इंडिया इज गवर्न बाय इनकम टैक्स एक्ट 1961 से गवर्न होता है ये। मतलब जो भी रूल्स रेगुलेशंस होते हैं वो इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अकॉर्डिंग ही बनाए जाते हैं। इन दिस बुक वी शेड आपको ये चीज़ें पढ़नी होगी इनकम टैक्स एक्ट के। एक तो जो इनकम टैक्स एक्ट है इट एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया, पूरे भारत में अप्लाई होता है। इट केम इनटू फोर्स ऑन 1 अप्रैल 1962। भले ये बना था 1961 में, पर ये इंडिया में एप्लीकेबल किया गया है 1 अप्रैल 1962 से। इट कंटेन सेक्शन 1 to सेक्शन 298 एंड स्केड्यूल्स फर्स्ट टू स्केड्यूल 14 तक इसमें इंक्लूड होते हैं। आपने कल पढ़ा था जो एक्ट होता है वो सेक्शन में बटा होता है और कुछ सूची होती है कि कौन कौन सी चीज़ें में डेप्रेशन की रेट्स वगैरह होती हैं। इनकम टैक्स में भी डेप्रेशन की रेट दी गई है कि आप असेट पे किस तरीके से डेप्रेशन लगाएंगे अगर आप बिजनेस कर रहे हैं। तो उसके लिए स्केड्यूल सूचियाँ बनाई जाती हैं। तो वो इनकम टैक्स में जो स्केड्यूल हैं, सूचियाँ हैं, वो 1 से लेकर 14 तक आपको दी गई हैं। अब जैसे आप कई बार ऐसे पढ़ते हैं, वैसे आप फाउंडेशन करके आ चुके हैं और बीकॉम भी कर रहे होंगे या बीबीए, तो आपने लॉ में पढ़ा होगा कि ऐसे लिखा होता है कई बार सेक्शन 2 फिर ब्रैकेट में 1 फिर क्लॉ ए ऐसे 1। तो इसे रीड कैसे करते हैं? तो कई बच्चे से रीड करेंगे सेक्शन 2 सब सेक्शन 1 क्लॉज ए सब क्लॉज 1। ठीक है, पर कई बार जो नहीं कि जो स्टार्टिंग में आ रहा है सेक्शन के बाद ये सब सेक्शन ही होगा। कई बार ये सीधे क्लॉज भी हो सकता है। अब कैसे पता चलेगा सर ये सेक्शन है या क्लॉज है? अगर मान लीजिए कोई चीज़ है जैसे सेक्शन 2 सब सेक्शन 1 फिर सेक्शन 2 सब सेक्शन 2 ऐसे, और आपको पूरा सेक्शन अगर समझना है तो ये सारे सब सेक्शन पढ़ने पड़ेंगे, तब तो इन्हें सब सेक्शन बोला जाता है। ठीक है, पर मान लीजिए इंडिपेंडेंट है, ये ज़रूरी नहीं है कि आप सेक्शन 2 फिर क्लॉज ए 1 पढ़ें फिर सेक्शन 2 सबसे क्लॉज 2 पढ़ें तभी आपको पूरा सेक्शन समझ में आएगा। दोनों में डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें लिखी गई हैं, तो फिर ये इंडिपेंडेंट हो गए सेक्शन, राइट। तो फिर इन्हें क्लॉज बोलते हैं। अगर कोई सेक्शन सब सेक्शन का बोलेंगे जब आप रिलेटेड चीज़ें लिख रहे हैं, यानी अगर आपको पूरा सेक्शन समझना है तो वो पूरे सेक्शन को रीड करना पड़ेगा, तो ये सारे क्लॉज नहीं होंगे, फिर ये सब सेक्शन कहलाएंगे। और अगर इंडिपेंडेंट चीज़ें लिखी गई हैं, इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है, तो ये क्लॉज बोलते हैं इनको। ठीक है, इसे समझ लें। सेक्शन में है सब सेक्शन हो सकते हैं, यानी सब पार्ट हो सकते हैं, और क्लॉजेस भी हो सकते हैं, सब क्लॉजेस भी हो सकते हैं। व्हेन ईच पार्ट ऑफ द सेक्शन इज इंडिपेंडेंट, हर सेक्शन का पार्ट इंडिपेंडेंट है ऑफ ईच अदर, एक दूसरे से, एंड वन इज नॉट रिलेटेड विद अदर, एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, सच पार्ट आर कॉल्ड अ क्लॉज, तो इन्हें क्लॉज बोला जाएगा। सब सेक्शन ऑन दी अदर हैंड, दूसरी तरफ, रेफर टू सच पार्ट, उन पार्ट को बोला जाएगा ऑफ अ सेक्शन वेयर ईच पार्ट इज रिलेटेड, जब आपस में रिलेटेड होंगे वो एक दूसरे से विद अदर, एंड ऑल सब सेक्शन टेकन टुगेदर। आप जब सारे सेक्शंस को एक साथ रीड करेंगे, कंप्लीट द कॉन्सेप्ट प्रोपाउंडेड इन दैट सेक्शन, तभी वो सेक्शन आपको ढंग से समझ में आएगा। फॉर एग्जाम्पल से समझते हैं, आपके मॉडल में दे रखा है ढंग से। The clause of section 2 define the meaning of term used in income tax act 2 1961। आपको सेक्शन 2 में क्लॉजेस दे रखी हैं, डेफिनेशन दे रखी हैं। किसी भी एक्ट को समझना है तो कुछ टर्म्स होती हैं जिन्हें पढ़ना होता है तभी वो एक्ट समझ में आता है, तो इससे डेफिनेशन दी जाती हैं। जैसे क्लॉज 1A में एग्रीकल्चर की डेफिनेशन दी गई, यानी ऐसे लिखा हुआ है सेक्शन 2 क्लॉज 1A। अब इसे सब सेक्शन 1A नहीं बोलेंगे आप, क्योंकि इसमें क्लॉजेज हैं, इंडिपेंडेंट हैं, इन्हें एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, तो ये सेक्शन 2 क्लॉज 1A है। इसमें एग्रीकल्चर इनकम को डिफाइन किया गया कि एग्रीकल्चर इनकम क्या होती है, क्योंकि अभी आप पढ़ेंगे आगे जाके कि अगर आप एग्रीकल्चर इनकम कमाते हैं तो इंडिया में कोई टैक्स नहीं लगता है। तो व्हाट डू मीन बाय एग्रीकल्चर इनकम, ये सेक्शन 2 क्लॉज 1A में डिफाइन किया गया है। इसी तरह क्लॉज 1B में डिफाइन किया गया अमलगमेशन। अमलगमेशन होता है जब दो कंपनियां आपस में मर्ज होती हैं, तो उसे अमलगमेशन बोलते हैं। कई बार कंफ्यूजन क्रिएट होता है, वो भी समझ लें। एक वर्ड होता है अमलगमेशन। अमलगमेशन का मतलब अभी बताया, जैसे एक्स लिमिटेड एक कंपनी है और वाई लिमिटेड एक कंपनी है। एक्स लिमिटेड वाई लिमिटेड को एक्वायर कर लेती है, ये मर्ज हो जाती है इसके अंदर, तो इसे लॉ की लैंग्वेज में अमलगमेशन बोलते हैं। यानी अमलगमेशन वर्ड कंपनी टू कंपनी की ही बात करेगा।
अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन होगा, सर मान लीजिए एक्स लिमिटेड एक कंपनी है, इसने किसी पार्टनरशिप फर्म्स को, मान लीजिए राम एंड सन्स एक पार्टनरशिप फर्म है, इसे एक्वायर किया, तो क्या इसे भी अमलगमेशन बोलेंगे? नहीं, इसे अमलगमेशन नहीं बोलेंगे लॉ की लैंग्वेज में, इसे बोलेंगे परचेज ऑफ बिजनेस, परचेज ऑफ बिजनेस बोलेंगे, या कई लोग इसे एक्विजिशन ऑफ बिजनेस भी बोलते हैं। तो क्या फ़र्क हुआ सर अमलगमेशन और परचेज और एक्विजिशन बिजनेस में? एक्विजिशन बिजनेस एक ब्रॉड टर्म है, अगर कोई कंपनी फर्म को खरीदे या कोई फर्म सोल प्रोप्राइटर का बिजनेस खरीदे तो उसे एक्विजिशन बिजनेस बोला जाएगा। पर जब कोई कंपनी दूसरी कंपनी को परचेज करती है, मर्ज करती है अपने अंदर, तो अमलगमेशन वर्ड यूज़ होता है। तो अमलगमेशन की डेफिनेशन दी गई है सेक्शन 2 क्लॉज 1B में। तो ये जरूरी थोड़ी कि मैं एग्रीकल्चर इनकम की डेफिनेशन पढ़ूंगा तभी मुझे अमलगमेशन की समझ में आएगी। ये दोनों इंडिपेंडेंट चीज़ें हैं, एग्रीकल्चर इनकम अलग कॉन्सेप्ट है, अमलगमेशन अलग कॉन्सेप्ट है। तो आप इसे सबसेक्शन नहीं बोलेंगे, इसे क्लॉजेस बोलेंगे। क्लियर? ईच वन ऑफ देम इज इंडिपेंडेंट, एक दूसरे से अलग है, ऑफ अदर क्लॉज ऑफ द सेम सेक्शन। लाइकवाइज द क्लॉज ऑफ सेक्शन 10, सेक्शन 10 में भी क्लॉजेस दी गई। सेक्शन 10 एग्जेम्प्टेड इनकम का है इनकम टैक्स में। इन सेक्शन 10 में उन इनकम्स को बताया जाता है जिन पे टैक्स नहीं देना होता है, ये भी आप पढ़ेंगे आगे। कंटेन मतलब इंक्लूड होते हैं द एग्जेम्पशन, एग्जेम्पशन मतलब छूट मिलती है, आपको माफ़ी मिल जाती है टैक्स में इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन इनकम, कुछ इनकम में। लाइक क्लॉज 1 प्रोवाइड फॉर एग्जेम्पशन ऑफ एग्रीकल्चर इनकम। सेक्शन 10 सब सेक्शन 1 नहीं बोलेंगे, इसे बोलेंगे सेक्शन 10 सब क्लॉज 1, इसे ऐसे रीड करेंगे। सेक्शन 10 क्लॉज 1 में लिखा गया है कि इंडिया में एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्ट है। अगर आप खेती बाड़ी से कोई भी कमाते हैं इनकम, कोई भी प्रॉफिट होता है, अगर आप फार्मर हैं तो आपको टैक्स नहीं देना होता है। अगर आप फार्मर हैं तो अभी आप आगे पढ़ेंगे, अगर मान लीजिए आप फार्मर भी हैं और कोई साइड बिजनेस भी स्टार्ट कर लेते हैं तो फिर आप प्योरली फार्मर नहीं रहे, तो फिर आपको एग्रीकल्चर इनकम पे भी टैक्स देना होगा। वो कैसे कैलकुलेट होगा वो हम आगे सीखेंगे। हाँ, अगर प्योरली एग्रीकल्चर इनकम आप कमाते हैं, आपकी और कोई अदर इनकम नहीं है, तो एग्रीकल्चर इनकम 100% टैक्स फ्री होती है। क्लॉज 2 में लिखा गया प्रोवाइड फॉर एग्जेम्पशन ऑफ शेयर, आपको टैक्स से छूट मिल जाएगी। शेयर मतलब हिस्सा मिला है आपको इनकम में, ऑफ अ मेंबर ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। अगर आप किंतु हिंदू HUF के मेंबर हैं, अगर कोई हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है जो बिजनेस करती है और आप इस परिवार के सदस्य हैं, तो जो प्रॉफिट बटेगा परिवार के मेंबर में वो आपके लिए माफ़ हो जाएगा। क्यों माफ़ हो जाएगा? क्योंकि परिवार पहले ही उस इनकम पर टैक्स दे चुका है। मान लीजिए किसी हिंदू परिवार को प्रॉफिट होता है 10 करोड़ का, कोई भी बिजनेस आप कर रहे हैं, 10 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, सपोज टैक्स की रेट है 20%, तो 2 करोड़ तो टैक्स दे देगा परिवार, तो बचेगा 8 करोड़। अब फैमिली में 4 भाई हैं, ये चारों भाइयों का इक्वल हिस्सा है मान लेते हैं एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग, तो इस 4 का डिवाइड लग जाएगा, हर भाई को 2-2 करोड़ रुपये मिलेंगे ना, शेयर ऑफ इनकम, परिवार के प्रॉफिट में शेयर मिलेगा, हिस्सा मिलेगा। तो ये आपके लिए एग्जेम्प्ट होगा। कॉमन सेंस लगाना है एग्जेम्प्ट इसलिए क्योंकि परिवार पहले ही पूरी इनकम पे टैक्स दे चुका है, इससे वो आपके लिए माफ़ हो जाएगा। डबल टैक्स थोड़ी लगेगा, परिवार से पूरी इनकम पे भी ले लिया, फिर मेंबर से भी ले रहे। तो अभी आप ऐसे आगे भी पढ़ेंगे कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के प्रॉफिट में जो आपको हिस्सा मिलता है, एक पार्टनरशिप फर्म के जो प्रॉफिट में हिस्सा मिलता है, वो आपके लिए एग्जेम्प्ट होता है क्योंकि पहले उस पर टैक्स दे चुके होते हैं। अब सेक्शन 5 में अभी आप पढ़ेंगे। सेक्शन 5 में सबसेक्शन 1 में लिखा गया है कि अगर आप इंडिया में रेजिडेंट हैं, अगर आप इंडिया में निवासी हैं, तो कौन कौन सी इनकम पे टैक्स देंगे, और अगर आप इंडिया में नॉन रेजिडेंट हैं, इंडिया में निवासी नहीं है, तो सबसेक्शन 2 में लिखा गया है कि कौन कौन सी इनकम पे नॉन रेजिडेंट को टैक्स देना होगा। तो मैं जब ये दोनों सबसेक्शन पढ़ूंगा तभी मुझे कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि कौन कौन सी इनकम पे रेजिडेंट को टैक्स देना है और कौन सी इनकम पे नॉन रेजिडेंट को टैक्स देना है। ये इंडिपेंडेंट नहीं है, सेक्शन आपस में रिलेटेड है, तो इन्हें सबसेक्शन बोला जाएगा। सेक्शन 5 डिफाइन द स्कोप ऑफ टोटल इनकम, ये बताता है कि टोटल इनकम में किन किन को इंक्लूड किया जाएगा। हैज़ 2 सबसेक्शन 1 एंड सबसेक्शन 2। सबसेक्शन 1 डिफाइन द स्कोप ऑफ टोटल इनकम ऑफ अ रेजिडेंट, एक रेजिडेंट की टोटल इनकम को बताता है। रेजिडेंट मतलब जो इंडिया में निवासी हैं। अभी आप पढ़ेंगे कैसे पता चलता है कि मैं इंडिया में रेजिडेंट हूँ या नहीं, ये आगे नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। एंड सबसेक्शन 2 डिफाइन द स्कोप ऑफ टोटल इनकम ऑफ नॉन रेजिडेंट, जो इंडिया में निवासी नहीं है वो कौन सी इनकम पे टैक्स देंगे। ई सबसेक्शन इज रिलेटेड विद अदर, दोनों सेक्शन आपस में रिलेटेड है क्योंकि अगर आप केवल ये पढ़ लोगे तो आपको ये नहीं समझ में आएगा कि नॉन रेजिडेंट कौन सी इनकम पे टैक्स देगा। हो सकता है किसी साल आप इंडिया में नॉन रेजिडेंट बन जाएं, किसी साल रेजिडेंट बन जाएं, कुछ कंडीशन टैक्स में जो पूरी करनी होती है रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट के बेस के लिए। सिटीजनशिप का इससे कोई मतलब नहीं, हो सकता है आप भारत के नागरिक हो पर कुछ मिनिमम डेज की कंडीशन है वो आपने पूरी नहीं की, तो हो सकता है आप इंडिया में नॉन रेजिडेंट हो, तो आपको इंडिया में टैक्स नहीं देना है। तो दोनों सेक्शन साथ में पढ़ने होते हैं अगर आपको इनकम का कॉन्सेप्ट समझना है कि कौन कौन सी इनकम इंडिया में टैक्सेबल होती हैं। Each subsection is related with other in sense that only when one read them all, जब आप दोनों सबसेक्शन को पढ़ेंगे one get complete idea, तभी आपको पूरा आइडिया होगा related with the scope of total income के बारे में।
अब जो सेक्शन होता है में ऑल्सो है प्रोविजो एंड एक्सप्लेनेशन। सेक्शन में प्रोविजो भी हो सकते हैं। प्रोविजो का मतलब होता है एक्सेप्शन। किसी सेक्शन में कुछ लिखा हुआ है, अगर उसके अगेंस्ट कोई चीज़ लिख दी जाती है तो उसे प्रोविजो बोलते हैं। सेक्शन में जो चीज़ लिखी होती है, कल पढ़ाया था, उसे तो प्रोविज़न बोलते हैं। प्रोविज़न ON लग जाता है। पर अगर प्रोविजो लिखा होता है तो इसका मतलब होता है एक्सेप्शन, अगेंस्ट। और एक्सप्लेनेशन, कई बार डिपार्टमेंट टाइम टू टाइम कुछ नोटिफिकेशन जारी करता है, कुछ सेक्शन को समझने में दिक्कत आती है एक आम आदमी को, तो डिपार्टमेंट उसका एक्सप्लेनेशन निकालता है ताकि लोग उसे एक जैसा समझें। तो पढ़ने तो प्रोविजो टू अ सेक्शन, किसी भी सेक्शन का कोई प्रोविजो दे रखा है या सबसेक्शन का प्रोविजो दे रखा है या क्लॉजेस का प्रोविजो दे रखा है, स्पेल आउट ये बताता है द एक्सेप्शन। एक्सेप्शन समझते हैं, अगेंस्ट की बात करता है, और कंडीशन बताता है टू द प्रोविजन कंटेन इंक्लूडेड इन द रिस्पेक्टिव सेक्शन और सबसेक्शन और क्लॉजेज। दैट इज प्रोविजो स्पेल आउट द केसेस फिर द प्रोविजन कंटेन इन द रिस्पेक्टिव सेक्शन और सबसेक्शन और क्लॉज वुड नॉट अप्लाई, यानी वो जो प्रोविजन सेक्शन में लिखा गया है वो प्रोविजन अप्लाई नहीं होगा, और वेयर द प्रोविजन वुड अप्लाई, अगर अप्लाई होगा तो कुछ सर्टेन मॉडिफिकेशन के साथ अप्लाई होगा। तो प्रोविजो का मतलब होता है एक्सेप्शन। द एक्सप्लेनेशन टू अ सेक्शन, अगर आप किसी सेक्शन का कोई स्पष्टीकरण दे रहे हैं, एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, क्योंकि पब्लिक को कई बार लॉ की लैंग्वेज समझ में नहीं आती है या वो गलत इंटरप्रीट करता है, गलत समझता है, तो टाइम टू टाइम टेक्स्ट डिपार्टमेंट एक्सप्लेनेशन इशू करता है। किसी सेक्शन का हो सकता है, किसी सब सेक्शन का, क्लॉज का, गिव अ क्लैरिफिकेशन देता है, स्पष्टीकरण देते हैं रिलेटिंग टू द प्रोविजन कंटेन इन द रिस्पेक्टिव सेक्शन में सब सेक्शन और क्लॉज क्या कहना चाह रहा है उसके बारे में। फॉर एग्जाम्पल सेक्शन 80GG, अभी आप आगे पढ़ेंगे। सेक्शन 80GG ये कहते हैं कि अगर आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन देते हैं इंडिया में तो आपको डिडक्शन मिलती है। जैसे आपकी इनकम 10 लाख है सपोज साल भर की, आपने किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन दी। पॉलिटिकल पार्टी क्या होती है, जो रजिस्टर्ड होती है, पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट बना हुआ है 1951 में। पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट में जो ग्रुप रजिस्टर्ड होता है उसे आप पॉलिटिकल पार्टी बोलते हैं। रजिस्टर्ड होना चाहिए, अनरजिस्टर्ड नहीं होनी चाहिए। नहीं कि आपने कुछ 10 फ्रेंड इकट्ठे किए और आपने अपना दल बना लिया या कोई भी दल बना लिया तो वो पॉलिटिकल पार्टी नहीं होगी। पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर्ड होगी तभी वो पॉलिटिकल पार्टी मानी जाएगी। और पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट बना हुआ है इंडिया में, एक जनप्रतिनिधि अधिनियम, उसमें वो रजिस्टर्ड होनी चाहिए, उसका प्रोसीजर वहाँ लिखा गया है। तो अगर आप मान लीजिए 10 लाख आपकी इनकम है, आपने सपोज किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन दी तो वो डिडक्ट हो जाएगा। 9 लाख पे ही आपको टैक्स देना होगा, ठीक है। तो प्रोवाइड, ये सेक्शन क्या कहते हैं, प्रोवाइड फॉर डिडक्शन, आपको डिडक्शन मिल जाएगी, छूट मिल जाएगी फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम में से घटा दिया जाएगा इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन, अगर आपने चंदा दिया है, दान दिया है, मेड बाय कंपनीज एंड अदर पर्सन रिस्पेक्टिवली टू अ पॉलिटिकल पार्टीज और एन इलेक्टोरल ट्रस्ट। इलेक्टोरल ट्रस्ट में तो एक ट्रस्ट बना लेती है पॉलिटिकल पार्टी, ट्रस्ट बना के लोग आपसे पैसा कलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट द प्रोविजो। प्रोविजो मतलब क्या होता है, पढ़ाया था एक्सेप्शन। अब आपने मान लीजिए किसी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन तो दी, सपोज आपने 2 लाख रुपए किसी पॉलिटिकल पार्टी को दिए पर वो कैश में दे दिए, तो ये एक्सेप्शन में लिखा गया कि अगर आप कैश में देंगे तो छूट नहीं मिलेगी, आपको ऑनलाइन पेमेंट करना होगा या डिमांड ड्राफ्ट या चेक से देना होगा, पर अगर आप कैश में देंगे तो कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी। तो ये एक्सेप्शन हो गया। द प्रोविजो, प्रोविजो मतलब एक्सेप्शन टू सेक्शन 80GG और 80GG प्रोवाइड, ये कहता है दैट नो डिडक्शन शैल बी अलाउड, आपको कोई छूट नहीं मिलेगी अंडर दो सेक्शन, इन सेक्शंस में, इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी सम कॉन्ट्रीब्यूटेड, अगर आपने कोई अमाउंट दिया है बाय कैश, कैश में दे दिया, टू पॉलिटिकल पार्टीज और एन इलेक्टोरल ट्रस्ट को। दस द प्रोविजो टू दीज सेक्शन स्पेल आउट, ये बताता है एक्सेप्शन द सर्कमस्टेंसेज, वो परिस्थिति व्हेन डिडक्शन वुड नॉट बी अवेलेबल, आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी देयर अंडर इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन में, जो आपने दान दिया है उसकी। क्लियर? कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लें। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। इसी तरह आगे बढ़ते हैं। द एक्सप्रेशन बिलो सेक्शन 80GG कहता है, स्पष्टीकरण देता है ये सेक्शन, स्पष्टीकरण दिया गया है सेक्शन के लिए। प्रोवाइड दैट फॉर पर्पस ऑफ सेक्शन 80GG और 80GC में, जो आपने पढ़ा कि किसी पॉलिटिकल पार्टी को दान देते हैं तो छूट मिलती है। पॉलिटिकल पार्टी का मतलब दे रखा है, देखिए ये एक्सप्लेनेशन होता है कि ताकि पब्लिक कि समझे कि क्या होती है पॉलिटिकल पार्टी, इसलिए टैक्स डिपार्टमेंट ने आपको एक्सेप्शन दिया है। मीन्स अ पॉलिटिकल पार्टी जो कि रजिस्टर्ड होगी अंडर सेक्शन 29A ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में। दस द एक्सप्लेनेशन क्लैरिफाई, एक्सप्लेनेशन स्पष्टीकरण ये बताता है दैट द पॉलिटिकल पार्टी हैज़ टू बी रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी, की रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन देंगे तभी आपको यहाँ पर छूट दी जाएगी।
क्लियर। अब मान लीजिए इनकम टैक्स में कोई चेंजेस करने हैं, तो क्या होता है, इनकम टैक्स में चेंजेस करने के लिए एवरी ईयर एक बजट आता है जिसे आप फाइनेंस बिल बोलते हैं। जब प्रेसिडेंट उस पर साइन कर देता है तो फाइनेंस एक्ट हो जाता है। और हम अगर बाद में, अगर बजट आने के बाद भी अगर गवर्नमेंट को लगता है कि इनकम टैक्स में कुछ चेंजेस होना चाहिए, तो अलग से भी अमेंडमेंट के लिए लॉ लेके आ सकती है। तो लिखा हुआ है, तो इनकम टैक्स एक्ट 1961 अंडरगो यानी गुजरता है चेंजेस एवरी ईयर, इसमें चेंज होते हैं विद एडिशन, या तो कुछ एडिशन होते हैं या सब्सटीट्यूशंस होते हैं, बदलाया जाता है। ब्रॉट इन बाय एनुअल फाइनेंस एक्ट पास होता है, हर साल एक बजट आता है जिसे फाइनेंस एक्ट के थ्रू पास किया जाता है by parliament. Sometimes the income tax act 1961 is also amended through other legislation like taxation law amendment act. आप अलग से भी एक एक्ट बना के इसको बदल सकते हैं। अब फाइनेंस एक्ट क्या होता है, जो बजट आता है वो फाइनेंस एक्ट होता है जब प्रेसिडेंट उस पर साइन कर देता है। एवरी ईयर आता है बजट, राइट। एवरी ईयर द फाइनेंस मिनिस्टर जो होता है देश का वित्त मंत्री ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस लेके आते हैं द फाइनेंस बिल इन द पार्लियामेंट, बजट सेशन में आता है। When the finance bill is passed, जब ये फाइनेंस बिल पास हो जाता है by both the houses of parliament यानी अपर हाउस एंड लोअर हाउस and get the assent of the president, और जब राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल जाती है, it becomes the finance act। तो उसे हम बजट की जगह क्या बोलते हैं, फाइनेंस एक्ट नाम देते हैं। अमेंडमेंट्स आर मेड एवरी ईयर, हर साल चेंजेस किए जाते हैं टू द इनकम टैक्स एक्ट 1961 के थ्रू एंड अदर टैक्स लॉ बाय फाइनेंस एक्ट, किसी भी लॉ के थ्रू आप इनकम टैक्स में चेंजेस कर सकते हैं। द फर्स्ट शेड्यूल टू द फाइनेंस एक्ट कंटेन मतलब इंक्लूड 4 पार्ट ऑफ विच स्पेसिफाई द रेट ऑफ टैक्स। जो पहला शेड्यूल है, जो पहली सूची होती है फाइनेंस एक्ट की, उसमें 4 पार्ट होते हैं। पार्ट 1 में लिखा होता है कि जो आने वाला साल है, जो बजट आया, जैसे अभी 25 का बजट आया, तो उसमें क्या बताएगा कि जो अप्रैल 25 से लेके मार्च 26 के बीच में जो आप कमाएंगे उस पर किस रेट से आपको टैक्स देना होगा। तो पार्ट 1 में वो लिखा होता है। तो पार्ट 1 ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल टू द फाइनेंस एक्ट, जो बजट का जो पार्ट फर्स्ट होता है वो बताता है स्पेसिफाई द रेट ऑफ टैक्स, जो भी टैक्स की रेट एप्लीकेबल होंगी फॉर द करंट असेसमेंट ईयर अकॉर्डिंगली। पार्ट 1 ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल टू द फाइनेंस एक्ट 2003 का जो बिल आया होगा, फाइनेंस एक्ट आया होगा, उसमें आपको बताया गया होगा कि 2023-24 में जो आप कमाएंगे उस पर किस रेट से टैक्स देना होता है। यानी जो फाइनेंस एक्ट होता है, यानी जो बजट होता है, वो फाइनेंस एक्ट में कन्वर्ट होता है जब प्रेसिडेंट उस पर साइन कर देता है। तो उसके जो फर्स्ट पार्ट में, जो फर्स्ट शेड्यूल है, उसके पार्ट 1 में लिखा होता है जो कमिंग ईयर आने वाला है, जो अप्रैल से आपका जो असेसमेंट ईयर जो शुरू होने वाला है, करंट फाइनेंशियल ईयर जो शुरू होने वाला है, उस पर किस रेट से आपको टैक्स देना होगा। पहले तो बताएगी गवर्नमेंट, एंड टाइम पे थोड़ी बताएगी कि भाई लास्ट साल के एंड में बताएगी भाई इस रेट से टैक्स देना होगा। गवर्नमेंट एडवांस में ही बजट ला के आपको पहले ही बता देती है कि भैया जो अप्रैल से मार्च के आने वाला जो अप्रैल है और मार्च तक जो आप कमाएंगे उस पर किस रेट से टैक्स देना होगा, ताकि एसएससी प्रिपेयर हो जाए, वो प्लानिंग कर सके टैक्स बचाने की। पार्ट सेकंड में लिखा होता है कि किस रेट से टैक्स काटा जाएगा एडवांस में। टीडीएस से होता है कॉन्सेप्ट, टीडीएस टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। इंडिया में रूल है कि कोई पर्सन अगर आपको कोई पेमेंट कर रहा है, जैसे मान लीजिए आप मेरे यहाँ जॉब करते हैं और मैं आपको पेमेंट कर रहा हूँ 1 लाख रुपए का पर मंथ सैलरी दे रहा हूँ, तो और इंडिया 10% टैक्स की रेट है सपोज इस पर, तो 10,000 टैक्स में अभी काट दूंगा आपका हाथ वाथ और आपको 90,000 रुपये ही दूंगा। तो टीडीएस का मतलब होता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। जैसे ही इनकम जनरेट होगी हाथों हाथ टैक्स कटेगा, इसी से टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स बोलते हैं। और मैं आपसे आपका पैन नंबर मांगूंगा। इनकम टैक्स पे करने के लिए आपके पास पैन नंबर होता है, नहीं है तो आपको लेना होता है परमानेंट अकाउंट नंबर टैक्स डिपार्टमेंट से। ये लेके मैं आपके नाम से टैक्स डिपार्टमेंट में जमा करा दूंगा। यानी एक तरह से टैक्स आपने ही जमा कराया, पर मेरे थ्रू गवर्नमेंट ने पेयर पे डाल दी है लाइबिलिटी कि कुछ सर्टेन इनकम है, सब पे नहीं करता है टीडीएस, कुछ सर्टेन इनकम है। ये चैप्टर पढ़ेंगे आप आगे कि कुछ सर्टेन इनकम को अगर पेयर पे कर रहा है, रिसिपिएंट को दे रहा है, तो पे करने से पहले उस पर जितना भी टैक्स की रेट स्पेसिफाई इनकम टैक्स एक्ट में, वो टैक्स काट लेगा और नेट अमाउंट ही उसको देगा सामने वाले को, और वो गवर्नमेंट को जमा कराएगा। तो इसे टीडीएस बोलते हैं, पेयर काटता है, ठीक है। पार्ट सेकंड स्पेसिफाई द रेट एट विच टैक्स इज डिडक्टेबल। इसमें लिखा होता है किस रेट से टीडीएस काटा जाएगा, कौन सी इनकम पे। टैक्स इज डिडक्टेबल एट सोर्स फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर अकॉर्डिंगली। पार्ट सेकंड ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल टू द फाइनेंस एक्ट 2024 में लिखा गया होगा कि 24-25 जो कमिंग ईयर है उसमें आपको किस रेट से टीडीएस काटना है, क्लियर। पार्ट थर्ड ये बोलता है कि अगर कोई पर्सन सैलरी से इनकम कमाता है तो किस रेट से उसे टैक्स कैलकुलेट करना है और जमा कराना है, टीडीएस किस रेट से काटा जाएगा। गिव द रेट फॉर कैलकुलेटिंग इनकम टैक्स फॉर डिडक्टिंग टैक्स फ्रॉम इनकम चार्जेबल अंडर द हेड सैलरी कंप्यूटेशन एडवांस टैक्स 24-25। अभी आप पढ़ेंगे एडवांस टैक्स भी देना होता है इंडिया में, यानी सेम ईयर में कमाना होता है, सेम ईयर में टैक्स का पेमेंट करना शुरू करना होता है, उसे आप एडवांस टैक्स बोलते हैं। वैसे ऐसा होता है कि अप्रैल टू मार्च हम कमाते हैं
और नेक्स्ट ईयर टैक्स जमा कराते हैं। पर कई बार ऐसा होता है कुछ केसेस में आपको अगर इनकम एक लिमिट से ज़्यादा है, आपकी टैक्स लायबिलिटी लिमिट को क्रॉस कर रही, तो सेम ईयर में ही आपको कमाना होगा और सेम ईयर में ही टैक्स का पेमेंट करना स्टार्ट करना होगा। इसे उसे एडवांस टैक्स बोलते हैं। और कैसे कैलकुलेट होगा वो पार्ट 3 में दिया होता है, ये भी हम आगे समझेंगे। With the assessing exercise the option to shifting out default tax regime provided under section 115 BAC subsection 1A। एक होता है न्यू टैक्स रिजिम, जिसे आप बोलते हैं, जो सेक्शन 115 BAC में दे रखा है। अगर आप न्यू टैक्स रेट से टैक्स देना चाहते हैं तो उसकी रेट्स पहले बता दी जाती हैं पार्ट 1 में। पर अगर आप ओल्ड टैक्स से रेट देना चाहते, शिफ्टिंग आउट मतलब आप न्यू टैक्स सेक्शन न्यू टैक्स रिजिम का, अगर आप न्यू टैक्स रिजिम से टैक्स नहीं देना चाहते, आप शिफ्ट आउट होना चाहें, आप ओल्ड टैक्स से ही ओल्ड रेट से टैक्स देना चाहते हैं, तो किस रेट से आपको देना होगा टैक्स, वो भी पार्ट 3 में लिखा होता है। ठीक है, ये आप पढ़ेंगे ओल्ड टैक्स रिजिम और न्यू टैक्स रिजिम क्या होता है। और लास्ट में पार्ट 4 में लिखा होता है रूल्स फॉर कंप्यूटिंग नेट एग्रीकल्चर इनकम, कि इंडिया में एग्रीकल्चर इनकम अगर आप कमाते हैं तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। क्योंकि अभी आपने पढ़ा था सेक्शन 10 सब क्लॉज 1A की क्लॉज 1 में लिखा हो गया है कि एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्ट होती है इंडिया में। तो व्हाट यू मीन बाय एग्रीकल्चर इनकम कैसे कैलकुलेट होगी, वो पार्ट 4 में बताया जाता है। तो जो फाइनेंस एक्ट होता है वो आपके 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है। ठीक है, पहले पार्ट में लिखा होता है कि जो कमिंग ईयर स्टार्ट होने वाला है, अप्रैल से जो फाइनेंशियल स्टार्ट होने वाला है, उसमें किस रेट से आपको टैक्स देना होता है, रेट पहले ही बता देती है गवर्नमेंट टैक्स की। पार्ट सेकंड में लिखा होता है कि कुछ इनकम पे टीडीएस कटता है, यानी सेम ईयर में जो पेयर है, पे करने से पहले ही आपका टैक्स काट लेता है, तो जिसे आप टीडीएस बोलते हैं, टैक्स डिडक्टिबल रिसोर्स। और किस रेट से काटेगा वो टीडीएस, वो पार्ट सेकंड में लिखा होता है। पार्ट थर्ड में लिखा होता है कि अगर आपकी सैलरी से इनकम है तो किस रेट से आपको टैक्स पे करना होगा सैलरी की इनकम पे, किस तरह से आपका एडवांस टैक्स कैलकुलेट होगा, ये पार्ट थर्ड में लिखा होता है। और अगर आप ओल्ड रेट से टैक्स देना चाह रहे हैं, न्यू रेट से टैक्स नहीं देना चाह रहे, तो किस रेट से देना होगा, ये पार्ट थर्ड में मेंशन किया जाता है। पार्ट 4 बताता है कि एग्रीकल्चर इनकम इंडिया में किस तरीके से कैलकुलेट होगी, ये पार्ट 4 में स्पेसिफाई किया जाता है। नेक्स्ट, इनकम टैक्स रूल। कल आपको पढ़ाया था कि जो एक्ट होता है वो जो चैप्टर बटा होता है, चैप्टर सेक्शन बटे होते हैं, पर एक्ट में हर चीज़ नहीं लिखती है गवर्नमेंट, क्योंकि एक्ट को अगर अमेंडमेंट करना होगा तो बहुत लेंदी प्रोसेस होता है, वो पहले बोथ हाउसेज में जाओ, पास कराओ, तो बहुत टाइम लग जाता है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, मेन चीज़ें एक्ट में लिख देती है और एक्ट के प्रोविजंस को ढंग से अप्लाई करवाने के लिए रूल्स बनाती है। और रूल्स को कभी भी बदला जा सकता है, इसके लिए किसी बोथ हाउसेस की परमिशन की रिक्वायर्ड नहीं है। जो गवर्नमेंट सत्ता में होती है, पावर में होती है, वो रूल्स को अमेंड कर सकती है। इससे रूल्स अलग से बनाए जाते हैं, वो प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एक्ट। द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डायरेक्ट टैक्स इज लुक आफ्टर बाय सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स CBDT। इंडिया में एक रेवेन्यू एक्ट बना हुआ है 1963 कि भारत सरकार लोगों से टैक्स कैसे कलेक्ट करेगी, क्योंकि आपके लिए तो एक्सपेंस है टैक्स देना, पर गवर्नमेंट के लिए तो इनकम है। तो जो रेवेन्यू एक्ट है, इसमें 2 बोर्ड बनाए गए हैं। जैसे CBSE आपका एग्जाम भी देते हैं आप, CBSE बोर्ड होता है, ICSE बोर्ड होता है, स्टेट बोर्ड, ऐसे 2 बोर्ड बनाए गए। एक तो होता है CBDT, इसकी फुल फॉर्म है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। इंडिया में डायरेक्ट टैक्स की मैटर, जो इनकम टैक्स कैसे कलेक्ट हो रहा है, टाइमली नहीं हो रहा है, चोरी तो नहीं हो रही है, CBDT की जिम्मेदारी है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। एक है CBIC, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम। GST और कस्टम ड्यूटी जो इनडायरेक्ट टैक्स है इंडिया में प्रॉपर्ली कलेक्ट हो रहा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही लोगों को रूल्स प्रोसीजर में, तो उसका वो CBIC देखता है। तो 2 डिपार्टमेंट है इंडिया में रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए, लोगों से टैक्स की देने के लिए। एक तो CBDT है, जिसे बोलते हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, इनकम टैक्स इस डिपार्टमेंट में आता है। CBIC सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम। CBIC की फुल फॉर्म हो गई सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम, कि इंडिया में जो इनडायरेक्ट टैक्स है वो प्रॉपर्ली कलेक्ट हो रहा है, कलेक्शन हो रहा है नहीं हो रहा, ये CBIC की जिम्मेदारी है। तो जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, उसकी जो एडमिनिस्ट्रेशन वर्क देखता है, जो उसको एडमिनिस्ट्रेट करता है, उसे गवर्न करता है, वो CBDT होता है। तो CBDT इज एम्पावर्ड, CBDT डिपार्टमेंट को राइट दिया गया है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स टू मेक रूल्स, कि वो रूल्स बना सकता है, नियम बना सकता है फॉर कैरिंग आउट द पर्पस ऑफ द एक्ट, एक्ट के पर्पस को इम्प्लीमेंट करने के लिए, यानी जो सेक्शन में जो प्रोविजन लिखे हैं उनको ढंग से अप्लाई करने के लिए वो रूल्स बना सकता है। फॉर द प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 द CBDT फ्रेम रूल्स बनाता है टाइम टू टाइम। दीज रूल्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड इनकम टैक्स रूल 1962, इन्हें इनकम टैक्स रूल 1962 बोलते हैं। रूल्स ऑल्सो हैव सब रूल्स भी, इसमें भी सब रूल होते हैं। प्रोविजो मतलब एक्सेप्शन होते हैं, एक्सप्लेनेशन होते हैं। तो प्रोविजो टू अ रूल, प्रोविजो मतलब बताया था एक्सेप्शन, टू अ रूल, और सब रूल स्पेल आउट बताता है द एक्सेप्शन टू द लिमिट, कंडीशन, गाइडलाइन, बेसिस ऑफ वैल्यूएशन एज द केस में बी, स्पेल्ड आउट बताता है इन द रूल्स और सब रूल। द एक्सप्लेनेशन गिव क्लैरिफिकेशन फॉर द पर्पज ऑफ द रूल।
इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू कीप इन माइंड दैट अलॉन्ग विद इनकम टैक्स एक्ट 1961 आपको ये माइंड में ध्यान रखनी होगी एक चीज़ कि इनकम टैक्स एक्ट को अगर आप पढ़ रहे हैं तो दीज रूल्स शुड ऑल्सो भी स्टडी, आपको ये रूल्स भी पढ़ने होंगे तभी आपको इनकम टैक्स प्रॉपरली समझ में आएगा। नेक्स्ट, सर्कुलर नोटिफिकेशन कल भी बताया था, अगर डिपार्टमेंट में कोई चेंज हो रहा है, डिपार्टमेंट आपस में, जैसे इनकम टैक्स के डिपार्टमेंट इंडिया में हर शहर में, तो कोई डिपार्टमेंटल चेंज किया है सीबीडीटी ने, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स ने, तो डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करना है तो वो सर्कुलर इशू करेगी। और अगर सर्कुलर में कोई ऐसी चीज़ है जिससे आपका फ़ायदा होता है, जनता का फ़ायदा होता है, तो जनता सर्कुलर के का फ़ायदा उठा सकती है। और अगर पब्लिक एट लार्ज को इन्फॉर्म करना है, कोई ऐसा चेंज हुआ है जो पब्लिक एट लार्ज को बताना है, तो नोटिफिकेशन इशू होगा। तो सर्कुलर आर इशूड बाय द सीबीडीटी, सीबीडीटी इशू करता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स फ्रॉम टाइम टू टाइम टू डील विद सर्टेन स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स एंड क्लैरिफाइड डाउट, और कोई डाउट वगैरह है तो उसे क्लैरिफाई करता है रिगार्डिंग द स्कोप एंड मीनिंग ऑफ सर्टेन प्रोविजन ऑफ द एक्ट। सर्कुलर इशूड फॉर गाइडेंस ऑफ द ऑफिसर और असेसी, यानी जनता, असेसी मतलब जो टैक्स पेयर होते हैं और जो ऑफिसर्स होते हैं उनकी गाइडेंस के लिए इशू किया जाता है। द डिपार्टमेंट इज बाउंड बाय द सर्कुलर, जो डिपार्टमेंट होते हैं इनकम टैक्स के डिपार्टमेंट, उन्हें तो मानना ही होगा सर्कुलर में जो भी लिखा गया है। वेल सर्कुलर आर नॉट बाइंडिंग ऑन असेसी, आम जनता पे बाइंड नहीं होते सर्कुलर। अगर आपको लगता है सर्कुलर में कोई ऐसी बात की गई जो आपके फ़ायदे की, तब तो आप उसका बेनिफिट ले सकते हैं, पर अगर वो आपके फ़ायदे की नहीं है तो आप उसको इग्नोर कर सकते हैं। असेसी दे कैन टेक एडवांटेज, आप उसका फ़ायदा ले सकते हो बेनिफिशियल सर्कुलर का। नोटिफिकेशन जब पब्लिक एट लार्ज को बताना होता है वो नोटिफिकेशन होता है। नोटिफिकेशन आप पे बाइंड होते हैं, पब्लिक को भी मानने होते हैं और डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स को भी मानने होते हैं। नोटिफिकेशन आर इशूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, इशू करती है टू गिव इफेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ द एक्ट, एक्ट के प्रोविजंस को अप्लाई करने के लिए। द सीबीडीटी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स इज ऑल्सो एम्पावर्ड, इसे अधिकार दिया गया, एम्पावर मतलब राइट देना, अधिकार देना, टू मेक एंड अमेंड रूल्स, की रूल्स बना सकते हैं, उनमें चेंजेस कर सकते हैं फॉर द पर्पज ऑफ द एक्ट बाय इशू ऑफ नोटिफिकेशन के थ्रू विच आर बाइंडिंग ऑन बोथ डिपार्टमेंट एंड एसएससी, और जो नोटिफिकेशन होगा वो डिपार्टमेंट को भी मानना होगा और एसएससी को भी मानना होगा। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि टाइम टू टाइम जब न्यू वीडियो आएंगे तो आपको नोटिफिकेशन रिसीव हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।